डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमई 208 थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन के सेकेंड यूनिट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया, जिसमें क्लॉसियस ने जो है डेल्टा क्यू बाई टी जो वैल्यू है, इस पर काफ़ी रिसर्च करके ये फाइंड आउट किया कि एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर साइक्लिक प्रक्रम में डेल्टा क्यू बाई टी की वैल्यू ज़ीरो होती है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की जो वैल्यूज़ है उन पे डिपेंड करती है, पाथ क्या अडॉप्ट किया गया है उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो एक नई जो है टर्म परिभाषित हुई जिसे एंट्रोपी कहा गया। एंट्रोपी क्या है, इसके लिए स्पष्ट कोई परिभाषा नहीं एग्जिस्ट करती है। हाँ, मोटे तौर पे हम यह समझ सकते हैं कि एंट्रोपी जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, इसके अंदर हम देखेंगे कि एंट्रोपी जो है उसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एंट्रोपी मे बी डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन अ सिस्टम। यह कहने का अर्थ यह है किसी तंत्र में जो भी पार्टिकल्स हैं वो पहले व्यवस्थित किस रूप से हैं और उनमें जो हीट देने के कारण या किसी दूसरे प्रोसेस से उनमें जितना डिसऑर्डरनेस आई है या रैंडमनेस जो आई है वो कितने अव्यवस्थित हो गए हैं, वह उनकी एंट्रोपी को डिफाइन करता है। जितनी एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस जो है वो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होते जाएंगे और रैंडमनेस बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल में दिखाया गया है कि एक बॉक्स है ये, जिसके अंदर कलर्ड बॉल रखी हुई है, दो कलर की, ब्लू और रेड, जो कि व्यवस्थित ऑर्डर में रखी गई हैं। इनके बीच में एक पार्टीशन लगा रखा है जो कि रिमूव हो सकता है। हम जब इस पार्टीशन को रिमूव करते हैं और इस बॉक्स को यदि हम हिला दें, शेक कर दें, तो हम जो सेकंड डायग्राम है उसमें देखते हैं कि जो ब्लू और जो रेड बॉल्स हैं उनकी जगह जो है चेंज हो चुकी है। तो पहले में जो ऑर्डर्ड जो था पोजीशन, उससे अब जो है डिसऑर्डर्डनेस जो है बढ़ गई है और साथ साथ में रैंडमनेस जो है वो अव्यवस्थित हो चुकी है सारी बॉल्स। तो इससे हम ये कहेंगे कि दस द एंट्रोपी इंक्रीज्ड बाय दिस एक्शन। इससे क्या, इसके कारण क्या हुआ, एंट्रोपी जो है बॉक्स में वो बढ़ गई। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो सब क्लास में बच्चे बैठे हैं, सब व्यवस्थित बैठे हैं अपने टेबल्स पे और पढ़ रहे हैं। जैसे ही रिसेस की मान लो घंटी बजती है तो क्या होगा, सब अव्यवस्थित हो जाएंगे, कुछ मूव करना स्टार्ट करेंगे, कुछ बाहर जाएंगे क्लास में, कुछ जगह छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे। इस तरीके से जो है एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सिमिलरली अपन ये समझ सकते हैं कि सॉलिड्स जो है उसके अंदर जो सारे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो नज़दीक होते हैं और व्यवस्थित एक माइक्रो स्ट्रक्चर में जमे हुए होते हैं। उससे लिक्विड में जो हम गर्म करते हैं तो कुछ जो है रैंडमनेस बढ़ती है, वो डिसऑर्डर होते हैं और एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। और फिर उनको और ज़्यादा गर्म करने पर जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो डिसऑर्डरनेस जो है या रैंडमनेस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। पार्टिकल और ज़्यादा दूर मूव करेंगे और उनकी जो व्यवस्थित जो प्रक्रम था, वो उनकी जो व्यवस्था थी एक जगह पे स्ट्रक्चर में, वो अब बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो चुके हैं। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हीट मान लो सप्लाई करें या कोई दूसरा इस तरीके का कोई फोर्स अप्लाई हो तो क्या होगा, जैसे जैसे रैंडमनेस बढ़ेगी वैसे एंट्रोपी इंक्रीज़ होगी। मोटे मोटे तौर पे अपन इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि जो वर्ड एंट्रोपी जो है, इसमें जो वर्ड जो आया ये ग्रीक वर्ड है एंट्रोप, जिसका मतलब होता है चेंज, से ये वहाँ से डिराइव किया गया है। तो एंट्रोपी क्या होता है, द वर्ड एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। हम यदि ऊर्जा को यूज़ करके किसी दूसरे कार्य में या किसी में परिवर्तित करते हैं तो जो अनअवेलेबल एनर्जी रह जाती है उसका जो मेज़रमेंट है वह एंट्रोपी करती है। यानी हम कहते हैं कितनी अनअवेलेबल एनर्जी रही, वही क्या है, उतनी उसकी एंट्रोपी होगी। तो अवेलेबल अनअवेलेबल एनर्जी होती क्या है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
कुछ बता देता हूँ मैं कि अवेलेबल एनर्जी वह एनर्जी है, ऊर्जा का वह भाग है जो यूज़फुल जो वर्क है, कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और अनअवेलेबल एनर्जी कौन सी है? अनुपलब्ध ऊर्जा। तो अनुपलब्ध ऊर्जा वह है जो हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कार्य में। कहने का अर्थ है जब दाब और तापमान जो है सराउंडिंग के बराबर हो जाए तो हम हीट यदि उसमें सप्लाई करेंगे तो ऊष्मांतरण होगा नहीं, और कार्य मान लो नहीं मिल रहा है तो जो ऊष्मा यूज़ होगी वो आंतरिक ऊर्जा में ही परिवर्तन करेगी, और उसके कारण क्या होगा? एंट्रोपी चेंज होगी। तो इट इज़ द मेजर ऑफ द अनअवेलेबल एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। ऊर्जा जब रूपांतरित होती है एक रूप से दूसरे रूप में, तो जो अनअवेलेबल एनर्जी है उसका मेजरमेंट हम एंट्रोपी से करते हैं। The term is used as the general index of molecule disorder associated with energy degradation। कहने का अर्थ यह है जब भी हम क्या होगा ऊष्मा देंगे या कोई भी जो है प्रक्रम होगा उसके बाद में हमेशा जो है एनर्जी है वो डिग्रेड होगी। वो हाई एनर्जी जो है उच्च श्रेणी ऊर्जा है, जो हाई ग्रेड एनर्जी है उससे हमेशा लो ग्रेड की तरफ बढ़ेगी। या हम ये कह सकते हैं हमेशा क्या होगा, कुछ न कुछ हीट या कोई भी एनर्जी है उसका लॉस होगा। तो जो एनर्जी की जो ग्रेड है यानी उसकी जो श्रेणी है वो उच्च से निम्न की तरफ, जैसे जैसे हम कोई भी चाहे प्रोसेस करें, हो सकता है फ्रिक्शन में लॉस हो रही हो सकता है सराउंडिंग में कहीं ना कहीं हीट लॉस हो रहे हो, रेडिएशन में लॉस हो रही हो, जहाँ भी हो कि हम क्या होंगे, अच्छी एक ऊर्जा की क्वालिटी है वहाँ से हम लोअर क्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे हमेशा। और यह क्या होगा, यूनिवर्स के अंदर जो है हीट हो जाएगी। तो यह क्या है, जनरल इंडेक्स ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर है, उसके बारे में बताता है। विद द एनर्जी डिग्रेडेशन, हमेशा क्या होगा, एनर्जी डिग्रेड होगी, और जो उसके कारण मॉलिक्यूल कितने डिस्टर्ब हुए हैं उनका जो इंडेक्स है वो एंट्रोपी डिफाइन करता है। द सेकेंड लॉ implies that the entropy of the universe is increasing because energy conversion are not 100% efficient. Some heat always released. कहने का सेकेंड लॉ ये भी कहता है कि हम जो भी हीट देंगे उसे पूर्णतया हम जो है कार्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई भी इंजन है वो क्या होगा, 100% एफिशिएंट नहीं है, उसकी दक्षता 100% नहीं हो सकती, यानी कि पूरा का पूरा हम ऊर्जा को उसको रूपांतरित नहीं कर सकते। कुछ न कुछ हमेशा हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज़ होगी, लॉस होगी। तो लॉस होगी तो वो कहाँ जाएगी, यूनिवर्स में। तो हम ये कह सकते हैं हीट जाएगी तो उसके कारण यूनिवर्स में क्या होगा, सारे पार्टिकल या जो भी हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज़ इंक्रीजिंग। तो हमेशा जो है यूनिवर्स की जो है एंट्रोपी जो है हमेशा इंक्रीज़ होगी, वह कभी भी कम नहीं हो सकती, चाहे कोई भी प्रक्रम हम अपना लें। तो कहने का अर्थ यह है कि सेकंड लॉ ये भी डिफाइन करता है यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है। चाहे एक सिस्टम में एंट्रोपी मान लो उसके कारण कम हो रही, व्यवस्थित हो रही है, लेकिन पास में यूनिवर्स में उसके कारण कुछ ना कुछ लॉसेज होके हीट या वर्क होगा, और उसके कारण एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो हमेशा बढ़ेगी ही। ऑलवेज यूनिवर्स डेल्टा एस जो यूनिवर्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो लास्ट इसमें और दे रखा है, सेकेंड लॉ ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इफ पर्टिकुलर सिस्टम बिकम्स मोर ऑर्डर्ड इट्स सराउंडिंग बिकम्स मोर डिसऑर्डर्ड। यदि हम कोई सिस्टम है, जैसा कि मैंने भी बताया था कि उसे यदि ऑर्डर्ड कर दें, व्यवस्थित कर दें, पार्टिकल सारे सही आ भी जाए, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यह प्रोसेस करने के लिए हमें सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस जो है वह क्रिएट होगा ही। तो सराउंडिंग जो है वो मोर डिसऑर्डर्ड होगा, उसको व्यवस्थित करने के लिए हमें सराउंडिंग से कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, हीट या कुछ करेंगे वर्क, तो क्या होगा, वह सराउंडिंग है वो हमेशा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो यूनिवर्स है उसकी हमेशा एंट्रोपी वो है इंक्रीज होगी। इन्हें दो प्रोसेस के अंदर और समझाया गया है कि डेल्टा एस जो है एंट्रोपी जो है उसे हम एस से डिनोट करते हैं, और डेल्टा एस बताता है चेंज इन एंट्रोपी। यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंस है वो ये नहीं है कि पहले एंट्रोपी क्या है और S1 जो है वैल्यू क्या है, S2 क्या है। हमेशा जो हमारे जो काम आने वाली चीज़ है और जो ज़्यादा यूज़ होती है वो होता है चेंज इन एंट्रोपी। हमारे लिए जो सेंस है हमें ध्यान रखना है वो चीज़ है चेंज इन एंट्रोपी, यानी हमने कोई भी प्रक्रम किया उससे एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हुआ वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है, कहने का अर्थ यह है कि इनिशियल स्टेज से कोई स्टार्ट होके किसी प्रोसेस में किसी अपन दूसरी स्टेज पे पहुँचे, जहाँ पे मान लो पहले P1 V1 T1 है, फिर दूसरी स्टेट पे P2 V2 T2 है, तो वहाँ से हम यदि वापस पुनः
वो जितनी हीट लेके हम मान लो वहाँ गए हैं तो उतनी रिलीज़ करके वापस अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाए तो वो कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि हम वापस से इनिशियल स्टेट पे नहीं आ सकते चक्रीय प्रक्रम द्वारा तो वो कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइडियली रिवर्सिबल प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में जो है सारे जो रियल कंडीशन में जो है स्पॉन्टेनियस स्वतः होने वाले प्रक्रम है वो सारे इरिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा यूनिवर्स जो होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है टोटल, वो डेल्टा एस जो है यूनिवर्स का वो क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो। कहने का अर्थ है यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, मैंने सिस्टम की जितनी एंट्रोपी बढ़ेगी हो सकता है उतनी सराउंडिंग की घट जाए, या सराउंडिंग की बढ़ेगी तो सिस्टम की घट जाए, लेकिन दोनों का जो योग है वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। जितनी पॉजिटिव बढ़ेगी उतनी, कब, जब रिवर्सिबल प्रोसेस हो, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, जो कि रियल और स्पॉन्टेनियस होता है, स्वतः होने वाला प्रक्रम है, उसमें हमेशा क्या होगा कि जो एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो क्या होगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा जीरो से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि सिस्टम की यदि एंट्रोपी और व्यवस्थित करके कम हुई है तो सराउंडिंग की जो है उससे ज़्यादा ही बढ़ेगी। जब दोनों का जो एडिशन करेंगे तो कुछ ना कुछ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी जो है वो हमेशा रेस्पॉन्सिबल होगी एंट्रोपी इंक्रीज़ के लिए। तो इस तरीके से यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, जो कि सेकेंड लॉ में हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक जो है थ्योरेटिकल हमने पढ़ा, जिसमें हमने पहले जो क्लॉसियस स्टेटमेंट, प्लैंक स्टेटमेंट जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और सेकेंड लॉ जो है क्या है, पीएमएम सेकेंड जो है परपेचुअल मोशन मशीन, उनके बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ में हम इसको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एंट्रोपी के रूप में भी ये बता सकते हैं। तो एंट्रोपी ऊष्मा की मात्रा का वह फलन है जो यह संभावना प्रदर्शित करता है कि ऊष्मा की कितनी मात्रा को कार्य में बदला जा सकता है। तो इस तरीके से एंट्रोपी डिफाइन होगी। अब जब क्लॉसियस ने इस पे ज़्यादा वर्क किया तो उन्होंने एक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आज कि एंट्रोपी जो है डेल्टा क्यू बाई टी, उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा वर्क किया था इस रेशियो पर। तो उन्होंने एंट्रोपी को इस तरीके से डिफाइन भी किया क्लॉसियस ने कि व्हेन अ सिस्टम इज अंडरगोइंग चेंज, व्हेन अ सिस्टम इज अंडरगोइंग चेंज then the entropy change is equals to heat absorbed by the system divided by the temperature at which change taken place। जिस तापमान पर जो है परिवर्तन हुआ है उसके अंदर, जो सिस्टम के अंदर, उस तापमान पर हमने जो पर्टिकुलर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर मान लो जो हमने हीट कितनी सप्लाई की है या उससे एब्जॉर्व की है, उसके आधार पर हम एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं। तो डेल्टा एस क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब by the system divided by the temperature at which heat taken। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि टोटल जो है हम डेल्टा एस निकालेंगे यदि वन स्टेट से टू स्टेट के लिए, जैसे पीवी डायग्राम में वन स्टेट से यहाँ से हम टू, वन से हम टू तक गए, तो इनके लिए एंट्रोपी चेंज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू टोटल हमें निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टी, इनका जो इंटीग्रेशन होगा वो कहलाएगा एंट्रोपी डेल्टा एस। डेल्टा क्यू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्यू जो है वो पाथ फंक्शन है, इसका जो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो उन्होंने साइक्लिक प्रक्रम के लिए क्लॉसियस ने जो है स्टडी की, तो ये फाइंड आउट किया कि फॉर द जो है साइक्लिक प्रक्रम है और रिवर्सिबल साइक्लिक प्रक्रम है, तो उसके लिए डेल्टा क्यू बाय टी की वैल्यू जो है इक्वल्स टू क्या होगी, ज़ीरो होती है। हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएंगे तो डेल्टा क्यू बाई टी जो ये टर्म है इसकी वैल्यू साइक्लिक प्रक्रम के लिए हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी। कहने का अर्थ यह है कि यदि मैं इस स्टेट से टू स्टेट पे जाऊं, चाहे इस पाथ से जाऊं, वापस इधर से होके आ रहा हूं या इधर से होके आ रहा हूं, मैं यहाँ से मैं गया वन से टू और वापस मैं इधर से आया या इधर से आया, चाहे किसी भी प्रक्रम से आऊँ, हमेशा जो है डेल्टा एस जो कि वन और टू पोजिशन कि अंतराल हुआ है, यह कभी भी पाथ पे जो है डिपेंड नहीं करेगा। तो डेल्टा क्यू बाई टी जो है वो हम वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, हमेशा इक्वल्स टू ज़ीरो होगी एक साइक्लिक प्रक्रम में। तो इससे इन्होंने डिफाइन किया कि डेल्टा क्यू बाई टी जो है, जो एक साइक्लिक प्रक्रम के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो है, तो यह एक क्या होगा, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो यह भी एक गुणधर्म है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो यह भी एक टर्म है जो कि एंट्रोपी से डिफाइन की गई और यह भी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है।
तो उन्होंने एक नई टर्म बता दी, डेल्टा क्यू बाई टी जो है वो पाथ 1 से 2 के लिए तो डेल्टा एस के बराबर होगी, और डेल्टा एस जो है वो पॉइंट फंक्शन है और इसे एंट्रोपी कहते हैं। यदि पक्षांतरण करेंगे इसको तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टी डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किसके बराबर होगी, किस तापमान पर हमने की है, इनटू एंट्रोपी चेंज। और यदि इनफाइनाइटेसिमल जो है स्मॉल पार्टिकल देखेंगे तो टी डी एस इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा क्यू, डी एस क्योंकि पॉइंट फंक्शन है और डेल्टा क्यू क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, तो टी डी एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। यह जो है वो सेकंड लॉ को यदि मैथमेटिकली हम फॉर्मूला के रूप में देखना चाहें तो इस तरीके से होगा। जैसे फर्स्ट लॉ को हमने देखा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जो है, तो इस तरीके सेकंड लॉ को हम कह सकते हैं जो है टी डी एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, ये एंट्रोपी को डिफाइन करता है। यहाँ दो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि व्हेन द हीट इज ट्रांसफर्ड एट द हाई टेम्परेचर then the entropy change is small, whereas the heat is transferred at the low temperature, the entropy change is greater। हमेशा तापमान जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसकी रेट क्या होगी, लो टेम्परेचर पर ज़्यादा होती है, तो उस समय एंट्रोपी चेंज भी ज़्यादा होगा। और यदि टेम्परेचर हाई हो जाए सिस्टम का तो वहाँ पर क्या होगा, जो हीट जो है सप्लाई की रेट होगी वो धीरे होगी, तो एंट्रोपी चेंज है वो रैंडमनेस है वो भी धीरे चेंज होगी। और सेकेंड चीज़ ये है कि when the heat is supplied the entropy increases and when the heat is removed then entropy decreases। यदि हम ऊष्मा जो है देंगे सिस्टम को तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी क्योंकि सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे दूर की तरफ, उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। और यदि मैं हीट जो है रिमूव कर देता हूँ सिस्टम से तो एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से आज हमने जो है एंट्रोपी चेंज है उसके बारे में पढ़ा कि क्या एंट्रोपी चेंज है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी के संदर्भ में हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इस तरीके से हमने सेकंड लॉ जो है उसको हमने ये संपूर्ण जो है एंट्रोपी के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं कि डेल्टा क्यू बाई टी जो है इंटीग्रेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस तरीके से केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम हीट कोई क्यू ऊष्मा है उसको हम कार्य में परिवर्तित करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में या सिंक में रिलीज होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नॉन फ्लो जो प्रोसेस हैं अलग अलग उनके अंदर वर्क डन और क्यू जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। धन्यवाद।